नमस्कार, मैं हूं आपकी सरपंच दीदी और आज अपने सरपंच भाइयों एवं बहनों के लिए फिर से एक नए विषय को लेकर आई हूं। पिछले सत्र में अगर आपको याद हो तो हमने सतत स्थानीय विकास लक्ष्य संख्या 2 यानी हेल्दी पंचायत की गतिविधियों को पंचायत में कैसे योजनाबद्ध कर सकते हैं उसको समझा था। उसी सत्र के कंटिन्यूटी या सिलसिले के तौर पर आज हम थीम 3 यानी बाल हितैषी पंचायत के अंतर्गत गतिविधियों को कैसे योजनाबद्ध कर सकते हैं एवं पंचायत कौन कौन से प्रकार की एक्टिविटीज को कर सकती है उसके बारे में समझ बनाएंगे। इसके अलावा पंचायत एवं उनके फोरम सदस्यों की भूमिका क्या होगी उसकी भी व्याख्या इस सत्र में करूंगी। आइए तो सबसे पहले यह समझते हैं कि बच्चे से हमारा तात्पर्य क्या है। यह शायद हम सभी को मालूम हो, फिर भी हमारी समझ के लिए मैं बता दूं कि सभी मनुष्य जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है कानूनी तौर पर बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। एक जनप्रतिनिधि के नाते यह समझना भी बेहद जरूरी है कि इस वर्ग के मनुष्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह समूह अन्य किसी भी आयु वर्ग की तुलना में सबसे ज्यादा असुरक्षित है। वर्तमान में जिस तरह से परिवेश बदल रहा है, इनके अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन एवं शोषण होने की संभावना बनी रहती है। ये आयु वर्ग अपने विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किसी न किसी पर आश्रित होते हैं ताकि इनको शारीरिक, भावनात्मक एवं वैचारिक सहयोग निरंतर प्राप्त हो सके। चूंकि ये बच्चे आने वाले बेहतर भविष्य के निर्माता हैं, इसीलिए इनके विकासात्मक जरूरतों के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है तो पंचायत की भूमिका भी इसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए ये समझते हैं कि एक पंचायत को बाल हितैषी बनाने में हमें किन किन मानकों का ध्यान देना चाहिए। कोई भी पंचायत बाल हितैषी तभी कहलाएगा जब हम वहाँ के सभी बच्चों का नामांकन विद्यालय में हो और वे नियमित रूप से शैक्षणिक कार्यों से जुड़े हों। पंचायत में बच्चों के अधिकारों की जानकारी समुदाय में हो और वहाँ किसी भी प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ मसलन बाल विवाह, बाल श्रम, चाइल्ड ट्रैफिकिंग आदि विद्यमान ना हो। सभी बच्चे मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हों यानी कुपोषण, अनीमिया आदि किसी भी प्रकार की बीमारी का प्रकोप पंचायत में ना हो। पंचायत स्तर पर कार्यरत सभी बाल कल्याण से संबंधित समितियां सक्रिय हों एवं बाल सभा और बाल पंचायत मीटिंग नियमित तरीके से होती हो। इसके अलावा बच्चों के लिए चल रही सरकारी योजनाएं जैसे मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति योजना का लाभ सभी लाभार्थियों तक पहुंचे। तो हमने बाल पंचायत के मानक क्या हैं उनको समझ लिया है, लेकिन इन सब से ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है उसे भी समझते हैं। जी हाँ, एक जनप्रतिनिधि के नाते स्थानीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी भूमिका क्या होगी इसको जानना भी बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें जनप्रतिनिधि के नाते ग्राम पंचायत योजना निर्माण करना होता है जिसमें हमें बाल हितैषी थीम का चयन करना होगा। उसके बाद जितनी भी गतिविधियां निर्धारित किए गए हैं उनका योजना अनुसार बजट आवंटन करना है। जब ये बजट आवंटन हो जाए तो इनको जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट कराना है। इसके लिए समुदाय को जागरूक करना एवं उनको समुचित गतिविधियों में शामिल करना भी सम्मिलित है। बच्चों को बाल सभा में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना भी हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। ये सभी काम सही तरीके से हो, इनका निरंतर एवं तय समय अवधि के अंतर्गत मूल्यांकन करना है। अब जब हमने हमारी भूमिका समझ ली है तो शायद यह लग रहा होगा कि आपको इतने सारे कार्य अकेले करना है, कैसे कर पाएंगे? तो घबराइए नहीं, सरकार ने पंचायत पर मानव संसाधन के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं बाल कल्याण हेतु रखी हैं जिनको लाभार्थियों तक पहुंचाना पंचायत की जिम्मेदारी है। अगर मानव संसाधन के तौर पर देखें तो हम जनप्रतिनिधियों के पास पंचायत सचिव के अतिरिक्त विभाग के विभिन्न फ्रंटलाइन वर्कर हैं जिसमें
आशा, आंगनवाड़ी सेविकाएं, शिक्षक, रोजगार सेवक इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधिगण और स्वयंसेवक भी मानव संसाधन के रूप में पंचायत पर मौजूद हैं। सरकारी योजनाओं को देखें तो समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मनरेगा, छात्रवृत्ति योजना, चाइल्ड हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इत्यादि पंचायत के पास उपलब्ध है। अब जब हमें ये सारी जानकारियां मिल गई हैं, तो चरणबद्ध तरीके से हम पंचायत की गतिविधियों एवं योजनाओं का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं उसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पंचायत स्तरीय एक सुगमता दल यानी GPPFT का गठन करना होता है, जिसके बारे में हमने पुराने सत्र में अपनी समझ बनाई थी। इन्हीं फोरम सदस्यों को छोटे छोटे उप समूहों में बांटना, तत्पश्चात इन समूहों के माध्यम से हर वार्ड में सर्वे कर बच्चों की आवश्यकताओं का आकलन करना, इन समूह की निश्चित समय अवधि के अंतर्गत मीटिंग का आयोजन करना, बच्चों के जरूरतों को समझने के लिए पंचायत स्तर पर बाल सभा एवं बाल पंचायत का गठन करना, बच्चों के अधिकारों, समस्याओं एवं उपलब्ध सभी योजनाओं को लेकर समुदाय के लोगों को जागरूक करना। इसके लिए फोरम सदस्यों का नियमित क्षमतावर्धन करना भी योजना का मुख्य कार्य होगा। सालाना 2 बार बाल पंचायत का आयोजन करना, बच्चों से जुड़ी समस्याओं का आकलन करना और 2 अक्टूबर की ग्राम सभा द्वारा बाल हितैषी पंचायत का चयन करना है। इसके आधार पर चयनित मुद्दों को निकालकर जो बेहद गंभीर हैं उनको ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करना और अंत में अगर कोई गतिविधि जिसमें कि पैसे की आवश्यकता है उन गतिविधियों को वर्गीकृत कर समुचित वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना है। अब यह तो बिल्कुल भी बताने वाली बात नहीं है कि पंचायत हर वर्ष किसी भी थीम के अंतर्गत कितने प्रकार की गतिविधियां करती है। ये तो हमें मालूम ही होगा कि हर साल हम कुछ लो कॉस्ट, नो कॉस्ट, हाई कॉस्ट गतिविधियां करते हैं, जिनको कि यहाँ पे चित्र के माध्यम से और लिखित तौर पे भी दर्शाया गया है। तो ये थी बाल हितैषी पंचायत के गतिविधियों को प्लान करने से जुड़ी जानकारियाँ। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी हमारे सरपंच भाइयों व बहनों के लिए कारगर साबित होगी। आज के लिए इतना ही। जल्दी आपसे मिलेंगे एक नई अवधारणा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। अलविदा दोस्तों।